हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम त्रिपली यानी कि एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ समझेंगे और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखो, पढ़ता हर कोई है, लेकिन मैं आपको ऐसे स्मार्ट टिप्स बताएंगे जैसे इससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। अगर आपने भी त्रिपली में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको भी बहुत डर लग रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और इन आंसर्स को सीधे कल त्रिपली के एग्ज़ाम में छाप देना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हम देखते हैं यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। तो दोस्तों, एनर्जी के बारे में जानते हैं। देखो एनर्जी, देखो ये सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल थ्योरिकल सब्जेक्ट है और आपको केवल समझना है, जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी हमें क्या है, तो जो भी देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एनर्जी के कारण ही कर रहे हैं। तो देखो इसमें लिखा है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क और द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, मोशन और पावर। तो इसका मतलब हम समझते हैं इसको हिंदी में। तो एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कैपेसिटी के रूप में, मतलब कार्य करने की क्षमता के रूप में, जिसको हम प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करने में, लाइट और मोशन को भी प्रोड्यूस करने में। फिर इसमें हमें सेकंड पॉइंट लिखना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है एवरी एक्टिविटी ह्यूमन लाइफ और नेचर में। इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज किया जाता है, हाउस होल्ड जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। फिर लिखना है कि विदाउट एनर्जी नो सिस्टम कैन ऑपरेट। विदाउट एनर्जी कोई भी सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता। आप भी देखते हैं हम जो भी अभी तक कर रहे हैं हर चीज़ ही में एनर्जी की नीड होती है। फिर इसके आगे हमें इसमें अगली हेडिंग्स लिखना है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो किस किस फॉर्म में हम एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, सेकंड लिखना है थर्मल एनर्जी के रूप में, फिर थर्ड लिखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, फिर लिखना है केमिकल एनर्जी के रूप में, फिर फिफ्थ लिखना है न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, सिक्स्थ लिखना है सोलर एनर्जी के रूप में। तो हमने एनर्जी की फॉर्म्स को पढ़ा। अब देखो ये एक हेडिंग्स आपको ऐसे लिखना है, यूनिट ऑफ एनर्जी, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो सबको पता है कि एसआई यूनिट एनर्जी की जूल होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्या इसमें लिखना है, एनर्जी प्लेस अ विटाल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जो एनर्जी प्लेस मतलब बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें अगली हेडिंग्स को इसमें लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें लिखना है कि एनर्जी का क्या पूरा कंक्लूजन है। तो एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड मस्ट बी यूज्ड इफिशिएंटली फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब एनर्जी बैकबोन है मॉडर्न सिविलाइजेशन की और मस्ट बी यूज फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज की जाती है। तो इस प्रकार से हमसे देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी क्या है। तो हमने सबसे पहले एनर्जी को 4 पॉइंट लिखे, फिर हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा, फिर इसके बाद हमने यूनिट ऑफ एनर्जी लिखा, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी और कंक्लूजन। इस प्रकार से हमने 5 हेडिंग्स में एनर्जी को लिखा है। अगर इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, हाउ मैन अफेक्ट्स हिज एनवायरनमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन 2012, 11, 16, 18 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखो एनवायरनमेंट के हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का हिंदी मीन आप जानते हैं, पर्यावरण होता है। तो जो क्या है कि पहले हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है। तो द एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज
एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स विथ विच सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका मतलब हुआ है कि जो एनवायरनमेंट है, सम है मतलब टोटल है, किससे है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, प्लांट्स हो गया, है ना, और एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स हो गए, विच सराउंड अस, जो हमारे चारों ओर होते हैं और इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं लाइफ को ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट की बेसिक और इजी डेफिनेशन है। अब इसको आराम से पढ़ सकते हैं, हमें मतलब लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इसमें सेकंड हेडिंग लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखो एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, तो लिखना है एनवायरनमेंट इज मेनली डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, तो लिखना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें जैसे प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन्स आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। फिर ऐसे अबायोटिक मतलब अजैविक नॉन लिविंग फिजिकल एलिमेंट्स जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था कि इन्वायरमेंट पर मैन का क्या इफेक्ट रहता है, तो हमें इसको देखना है। तो इफेक्ट्स ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट। तो देखो इसमें लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब कि जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती हैं वो मेजर इम्पैक्ट डालती हैं एनवायरनमेंट पर। ठीक है, दीज इफेक्ट्स कैन बी हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल बट मोस्टली हार्मफुल ड्यू टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ये इफेक्ट्स होते हैं हानिकारक के साथ साथ लाभदायक होते हैं, लेकिन जो अधिकांश जो इसका जो हार्मफुल होता है कैसे हो जाता है, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का ओवर यूज करने का। जैसे हमें किसी भी चीज़ का ओवर यूज करना है, करते हैं तो वो हो जाता है। जैसे हम अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम व्हीकल्स यूज करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो अभी तक तो ये हमारे लिए क्या था, नहीं था, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं रिसोर्सेज का, तो ये क्या हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। तो देखो इसमें लिखा है एयर पॉल्यूशन, तो लिखना है इंडस्ट्री, व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक CO2, SO2 एंड NOx कॉजिंग एयर पॉल्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब हुआ कि जो इंडस्ट्रीज हो गई हैं, व्हीकल्स हो गए हैं और जो पावर प्लांट्स, तो रिलीज करती हैं हार्मफुल गैसेस जैसे CO2, SO2, और जो कि कारण बनती हैं एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, फिर ऐसे ही लिखना है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या लिखना है, तो डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज एंड केमिकल इनटू रिवर्स एंड लेक्स पॉल्यूट्स वाटर एंड हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। जो इंडस्ट्रियल का वेस्टेज का डिस्चार्ज होता है, सीवेज हो गया है, और जो केमिकल्स है जो सीधा नदियों में मिलता है, तो जो क्या है वाटर को पॉल्यूट करता है और जो हमारे जलीय जीव जंतुओं को हानिकारक करता है। फिर ऐसे ही हमें लिखना है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये क्या है ना कि कटिंग ऑफ ट्रीज की कटिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ के लिए और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के लिए जो होता है, तो इसके लिए हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगला है सॉइल पॉल्यूशन। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। देखो अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने से हमारी सॉइल पॉल्यूट होती है, और जो उसकी क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी, उनकी जो उर्वरक क्षमता होती है मिट्टी की, वो कम हो जाती है। फिर ऐसे ही इसमें लिखना है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होना। ठीक है, तो अधिक मात्रा में जैसे हम कोयल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट का और इनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है हार्मफुल होता है। फिर हमें कंक्लूजन लिखना है। तो क्या है कि मैन हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट थ्रू हिज एक्टिविटीज, देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आर एसेंशियल फॉर जनरेशन। तो मैन ने एनवायरनमेंट को अपनी ही मतलब क्रियाओं के एक्टिविटीज़ से बहुत ही अफेक्टेड किया है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने ये इसका दूसरा क्वेश्चन देखा है फ्रेंड्स।
तो देखो हमें कैसे लिखना है, तो हमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, हाउ मैन अफेक्ट्स हिज इन्वायरमेंट। तो हमने इसमें क्या लिखा, सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में लिखा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। फिर हमने उसमें सेकेंड हेडिंग लिखा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर उसमें हमसे पूछा गया है था कि इफेक्ट्स ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट, तो हमने इसमें भी लिखा। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। आप इसमें से इसको और भी इसमें पॉइंट सेट कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक बेसिक मेथड एक बताया है कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं, हेडिंग्स को कैसे लिखना है वो बताया। बट आपको एग्ज़ाम में एक बात ध्यान रखना है आरजीपीबी में, कि अभी तक मुझे पता है कि उसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत ईजी लैंग्वेज में आते हैं और आपको क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर तरीके से लिखना है, मतलब हेडिंग्स लिखना है, जितना हो सके डायग्राम्स का यूज करना है। और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है तो आपको उसको मिनिमम 3 पेज तो लिखना ही लिखना है। मैक्सिमम आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जितना आप लिखना चाहें, बट आपको 3 पेजेस ज़रूर लिखना है। इससे आपका एग्जामिनर आपको, और आपको नहीं ले हेडिंग्स वाइज लिखना है, जैसे कि मैंने बताया ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, हेडिंग्स डाल के लिखना है, हेडिंग्स लिखनी है, उसमें डायग्राम्स बनाने हैं, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हम यूनिट 1 का देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें है व्हाट आर द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन 19, 20, 23, 24, 25 कंटिन्यूस 5 ईयर पूछा गया है और इस बार इसके चांसेस है कि पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आप इससे पढ़ कर जाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी का कि वर्तमान की जो प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, तो उसकी नीड्स को बिना प्रभावित किए भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करना, तो ये सस्टेनेबिलिटी का मीन्स होता है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के प्राइमरी गोल्स क्या हैं। तो हमें हेडिंग्स लिखना है प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो हमें इसमें पहली हेडिंग्स लिखना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखना है टू प्रोटेक्ट एयर वाटर सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम पॉल्यूशन। कैसे हम एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन करना है उसमें वो लिखना है, ठीक है। तो हमें लिखना है एयर और वाटर सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसको पॉल्यूशन से क्या करना, बचाना पड़ेगा। फिर लिखना है रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना होगा। फिर इसमें हम दूसरी हेडिंग्स चलते हैं इफ़िशियंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का इफ़िशियंट यूज। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपने हैंड से ही नोट्स को बनाया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। आपको इसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं आपको सब हेडिंग्स समझ में आ जाएंगी, तो आप इसको देख सकते हैं। थर्ड हेडिंग लिखना है एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ हेडिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिफ्थ हेडिंग है सोशल इक्वलिटी एंड वेलफेयर। तो इसमें इस प्रकार से ये छठवीं हेडिंग है इसमें बस्ट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। सातवीं हेडिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैंने बहुत ही इसको ईजी लैंग्वेज में लिखा है और इस प्रकार से आपके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एनर्जी सिस्टम एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी सिस्टम क्या होता है। तो देखो एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब होता है ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन टू डू यूजफुल वर्क। तो एनर्जी रिसोर्सेज सोर्सेस हैं फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन, जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है टू डू यूजफुल वर्क के लिए, ठीक है। तो इसको आपने एनर्जी रिसोर्स समझा। फिर इसमें लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को बोलते हैं परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल को बोलते हैं गैर परंपरागत। तो इसमें मैंने बताया है कन्वेंशनल में लिखना है दीज आर ट्रेडिशनल एंड कॉमनली यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स क्या ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत, जिनका हम बहुत
पहले से यूज करते आ रहे हैं बहुत पहले से, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अपोजिट होंगे, तो दीज आर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल होते हैं एंड इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल होते हैं, हम इनको दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। अब देखते हैं एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम क्या होता है? एन एनर्जी सिस्टम इज अ कंप्लीट अरेंजमेंट दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड डिलीवर्स इट फॉर यूजफुल पर्पस। मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी सिस्टम होता है कंप्लीट अरेंजमेंट है जो कन्वर्ट्स करता है एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर करता है, जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, इस प्रकार से एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें फिर हम देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो पहला होता है एनर्जी सोर्स, इसमें कोई सोर्स होगा जैसे कोल, सन, वाइंड। फिर होता है एनर्जी कंजर्वेशन यूनिट, तो इसमें क्या होता है? कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है, जैसे इसमें बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर ये होता है। फिर हम चलते हैं, थर्ड होगा एनर्जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम एनर्जी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिलीवर्स एनर्जी टू कंज्यूमर्स। फिर फोर्थ होगा एनर्जी यूटिलाइजेशन, लाइटिंग, हीटिंग, मशीन, ठीक है। फिर हमें इसमें अगर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी रिसोर्सेज इन एनर्जी सिस्टम, एनर्जी रिसोर्सेज इन एनर्जी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, एनर्जी रिसोर्सेज ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और एनर्जी सिस्टम में प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी। फिर इसमें प्रोवाइड्स एनर्जी, जो रिसोर्स हैं वो क्या है? एनर्जी देंगे, और जो सिस्टम है कन्वर्ट्स करेगा, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा, सन हो जाएगा, और एनर्जी सिस्टम में थर्मल पावर प्लांट। तो अब इसमें हमें कंक्लूजन हर क्वेश्चन में लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। कंक्लूजन से आपको पता चलेगा पूरा आंसर का क्या है, और इससे एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो हमें क्या लिखना है कि एनर्जी रिसोर्स सप्लाई एनर्जी while energy system converts and use that energy efficiency for human needs, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज सप्लाई, एनर्जी का सप्लाई करते हैं, जबकि जो सिस्टम होता है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है पूछा गया है, डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इस क्वेश्चन पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा कर जाइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का ही उपयोग किया जा रहा है। तो हम समझते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर न्यूचुरली रिप्लेनिश्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो सोर्स होते हैं जिसका जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, और हम जिसका अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो इसमें इतनी प्रकार की और भी कई प्रकार के इसमें सोर्स हैं, मैंने इतने ही लिखा है, और इसमें से आपको सोलर और वाइंड एनर्जी आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एडवांटेज को लिखना है। तो इसके क्या, आप भी जानते हैं सोलर एनर्जी के क्या एडवांटेज होते हैं। देखो, आपको रटना नहीं है फ्रेंड्स, आपको समझना है, समझ के आप लिखोगे। एनवायरनमेंट कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, और आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी मत रटा करें, समझा करें क्वेश्चन को, देखा करें क्या होता है। जैसे सोलर एनर्जी हुई यानी विंड एनर्जी हुई, तो इसका क्या एडवांटेज होगा? तो देखो, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी रहेगी, कोई पॉल्यूशन नहीं करेगी, और इसमें कभी भी ख़त्म नहीं होगी, अनलिमिटेड रहेगी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसके एडवांटेज। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नो पॉल्यूशन है, अनलिमिटेड एबिलिटी है, हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन हो गई, उसके एग्जाम्पल हो गए, एडवांटेज हो गए। अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो फ्रेंड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आपको लिखना है वही है जो इसके अपोजिट होगी, आप इसको देख के यहाँ से समझ के लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल
लिख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल। डिसएडवांटेज लिखना है इसके, इसमें डिसएडवांटेज होंगे, एडवांटेज नहीं होते हैं। और फिर हम इसके बाद कंक्लूजन पे देखते हैं। तो देखो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लीन, sustainable and eco-friendly, whereas non-renewable energy resources are limited and cause pollution. For future energy needs, renewable energy resources should be promoted. तो क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्लीन होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी प्रोमोटेड। तो क्या फ्यूचर के जो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोमोटेड किया जाता है। तो आजकल जो ही हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ही पूरे व्हीकल्स चल रहे हैं, सब चीज़ें उसी से हो रही हैं। सोलर एनर्जी से आपके घरों में लाइट बन रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी देखो 12, 15 और 19, 24, 25 लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हमें लिखना है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी from the remains of plants and animals that were buried the earth for millions of years and subjected to high pressure and temperature। देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़े से ऐसे ही वर्ड आएंगे जो थोड़ा से डिफिकल्ट आपको लगेंगे, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लिखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं जो लाखों वर्ष पहले के पौधों और जानवरों के अवशेष से बने हैं। ये अवशेष पृथ्वी के अंदर अधिक दबाव और तापमान के कारण ईंधन में परिवर्तित हो गए। These fuels are non-renewable because they take a very long time to form and cannot be replaced quickly. Example of fossil fuels, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एग्जाम्पल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के। यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, कुकिंग एंड हीटिंग में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एनर्जी सोर्स में कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसमें, तो कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो इसमें क्या लिखना है आपको, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कैसे होती है, कैसे इसका बनती है। तो इसमें हमें लिखना है सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सोलर एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सन से इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जो सन की हीट और लाइट के फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। फिर अगला चलते हैं, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर डिवाइसेस सच एज सोलर पैनल, सोलर कलेक्टर्स। मतलब सोलर पैनल और सोलर कलेक्टर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें लिखते हैं सोलर एनर्जी मेनली यूज इनटू टू बेस, इसका हम दो बेस में इसका यूज कर सकते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर थर्मल सिस्टम। तो आपको ये भी लिखना है, तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल और सोलर थर्मल सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। फिर एडवांटेज लिखना है। एडवांटेज में क्या लिखना है, आप तो इसको जानते ही हैं एडवांटेज में कि रिन्यूएबल सोर्स है, नॉन पॉल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, सुटेबल फॉर रिमोट एंड रूरल एरियाज। फिर लिखना है इसका डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, एनर्जी जनरेशन डिपेंड्स ऑन सनलाइट एबिलिटी, जो इसकी सनलाइट की एबिलिटी पर इसको डिपेंड करती है, रिक्वायर्स लार्ज एरिया फॉर इंस्टॉलेशन,
एप्लीकेशन क्या होते हैं सोलर एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग सोलर पैनल्स, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर्स, स्ट्रीट लाइटिंग। 10 सोलर एनर्जी एन इम्पोर्टेंट क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस। तो ये होगा। इस प्रकार से देखो हम एक डायग्राम के थ्रू भी आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो ये है सोलर एनर्जी, हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स। तो देखो कैसे वर्क करती है। सन लाइट फ्रॉम द सन, सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट को करता है, फिर इसमें कैप्चर होकर फिर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर, और फिर इसमें क्या है, इन्वर्टर कन्वर्ट टू एसी, है ना, एसी को इसमें कन्वर्ट करता है, मीटरिंग होता है। इस प्रकार से इसमें सोलर एनर्जी, आप सभी लोगों ने इसके बारे में जानते होंगे, इसको देखा होगा। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी के डायग्राम है। इसमें मैंने सभी डायग्राम्स बनाए हैं, आप सभी डायग्राम्स को देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसमें विंड एनर्जी एक और टॉपिक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो विंड एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर विंड। तो ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग एयर से इसको वो की जाती है। इसका डायग्राम होता है, विंड चलती है, फिर टरबाइन, फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसमें मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी सिस्टम, वाइन टरबाइन ब्लेड्स, रोटर, जनरेटर, गियर बॉक्स। इसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। फिर इसको इस प्रकार से मैंने इसमें सभी क्वेश्चंस को लिखा है, और इसमें मैंने इसके लास्ट में डायग्राम भी दिए हैं इस पीडीएफ में। आपको ये पीडीएफ इंजीनियरिंग बूस्टर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। देखो ये है हाउ वाइंड एनर्जी वर्क्स, कैसे वाइंड एनर्जी वर्क करती है, तो उसका भी डायग्राम है। तो दोस्त, इसमें मैंने अभी सभी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, और आपको ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग बूस्टर पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखो ये है यूनिट टू है इकोसिस्टम, इसमें मैंने पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो आप यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मैं अभी सबका एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास भी टाइम कम है, तो आप सीधे पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आपको ये पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग बूस्टर। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरजीबी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल इंजीनियरिंग बूस्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।